यस। उधर पीछे जिसको नहीं दिख रहा हो साइड में आ जाओ। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? तो लाइफ प्रोसेसेस में बताया जाता है ऑर्गेनिज्म सो मैनी प्रॉपर्टीज सच एज मूवमेंट, ग्रोथ, रिलेटेड और नॉन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे जैसे भी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब में बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। ठीक है, जिसमें एक मूवमेंट भी है, जो मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होता है, केवल ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट दिखाई देता है। चल फिर तो सकते नहीं है एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ वाला मूवमेंट भी होता है और मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड के लिए या अदर जो भी उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। बट विजिबल मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर्स हमको विजिबल हैं, दिखाई दे रहे हैं, केवल वही लाइफ के कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये देख के नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। कैसे? सारे कैरेक्टर्स नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली आइडेंटिफाई करते हैं। बिकॉज अ प्लांट में नॉट ग्रो विजिबली। अब प्लांट्स को कहीं किसी ने बढ़ते हुए देखा है? नहीं। सुबह से शाम तक बैठे रहोगे लेकिन प्लांट को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, विजिबल नहीं है। ग्रोथ तो होती है लेकिन विजिबल नहीं है। 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन कंटिन्यूअसली उसको बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट नॉन लिविंग है। बढ़ा नहीं तो प्लांट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है लिविंग ही। ठीक है, विदाउट विजिबल मूवमेंट। इसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सांस लेते हैं लेकिन विजिबल नहीं। आधे घंटे तो होनी चाहिए कम से कम। कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विजिबल ब्रीदिंग नहीं करते। जैसे प्लांट्स में ब्रीदिंग नहीं दिखाई देती है, सांस कब लेते हैं कब छोड़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे अदर एनिमल्स भी होते हैं जो सांस लेते हैं। आपको पता चलता है विजिबल ब्रीदिंग करते हो, पता चलता है, पेट आगे बढ़ता है, ऐसे पता चल जाता है। इसके अलावा सर्दियों में साफ साफ पता चलता है, ऐसे करते हैं, भाप निकलती है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जो वाटर वेपर होती है भाप बन के बाहर निकलती है, तो वो विजिबल होती है। इस समय विजिबल नहीं है, लेकिन सर्दियों में विजिबल हो जाती है। वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देयर अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। वायरस सब जानते हैं, वायरस क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं किसी को पता है? लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं? लिविंग होते हैं। और कौन बताएगा? वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं अंटिल वो अपने होस्ट को फाइंड कर लेते हैं, वो अपने होस्ट के ऊपर रहकर लिविंग होता है। सही है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, डायरेक्टली इसी पे फोकस करो, ये दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वायरस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट लिखा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है, तो ये नॉन लिविंग है, सिंपल सा। वायरसेस हमेशा नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन कब तक? जब तक इनको कोई भी लिविंग सेल नहीं मिलती है। जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर पहुंचते हैं तो ये भी लिविंग हो जाते हैं। इसीलिए वायरसेस को एक मीडिएटर के रूप में रखा गया है, ना तो लिविंग में रखा गया है ना नॉन लिविंग में, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। ये तभी तक नॉन लिविंग है जब तक इसको इन्फेक्शन फैलाने के लिए कोई भी लिविंग सेल नहीं है। जैसे सभी को पता है कोरोना वायरस आया था, कहाँ बना था? चाइना में। कहाँ पे? लैब में बना था। तो लैब में लिविंग थिंग्स नहीं बन सकती। लिविंग थिंग्स लैब में बनती हैं?
नहीं बनेगी। लैब में केमिकल्स डाल के लिविंग थिंग्स बना सकते हो क्या? एक डायनासोर बना के दिखाओ लैब में, बन जाएगा? नहीं बनेगा, लिविंग थिंग्स नहीं बन सकती हैं। लेकिन वायरसेस चूंकि मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, एटम से बनते हैं, केमिकल्स के द्वारा बनते हैं, इसलिए ये वहाँ लैब में, वुहान की लैब में बने, ठीक है। और जब ये लिविंग सेल के अंदर पहुँचते हैं तभी ये लिविंग हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं काफ़ी तेज़ी से, और सब पूरी बॉडी को तुरंत ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। ये सभी को पता है कि ये सेल से बना होता है, सेल से ही बनता है ना। बॉडी का सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? लास्ट ईयर पढ़े होंगे, सेल होता है। तो सेल जब कंबाइन होती तो क्या फॉर्म करती है? टिश्यू। और टिश्यू जब कंबाइन होता है ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन से फिर पूरा ऑर्गन, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कंबाइन होकर के पूरा एक सिस्टम बना है। सिस्टम से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी क्या होता है? सेल से, ये सेल होती है प्लांट सेल, इस तरह की, ठीक है। प्लांट सेल कंबाइन होगी तो टिश्यू इनका इस तरह से दिखेगा, और टिश्यू से ऑर्गन बन सकता है। ऑर्गन में लीव्स भी हो सकती है, रूट्स भी हो सकती हैं, फ्लावर भी हो सकता है, सब सारे प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं, स्टेम भी ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये ऑर्गन सिस्टम एक पूरा हो जाता है और इससे ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यू सेल्स एंड सेल ऑर्गन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी का वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। चाहे वो सिंगल सेल वाला हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो। सिंगल सेल्ड है तो पूरी तरह से वो एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसमें ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की नीड नहीं। वो एक ही सेल कैपेबल होती है सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे अमीबा, अमीबा जो होता है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए परफेक्ट होता है, जितने ह्यूमंस में भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने प्रोसेस होते हैं, खाना खाते हो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, इसमें भी होता है, लेकिन एक ही से कुछ सिस्टम की नीड नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड नहीं है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी आवश्यकता नहीं है उसको। केवल एक सेल है, सेल के अंदर एक वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जैसे ही पहुंचेगा फूड पार्टिकल वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होगा तो कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, उनसे कुछ ना कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको एंजाइम्स बोला जाता है। और एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं सिंपल फॉर्म में। तो उसको भी सिंपल फॉर्म में ही आवश्यकता है। अब उसने किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को खाया तो डायरेक्ट नहीं उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती जब तक कि वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं, ठीक है। तो उसमें भी वही होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और सेल, ठीक है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट लिविंग स्ट्रक्चर में बी ब्रोकन डाउन एंड डेड, दे मस्ट बी रिपेयर्ड। इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है कि लिविंग स्ट्रक्चर कोई भी है तो ब्रेक डाउन भी होता है, डेड भी होता है, ठीक है। पेड़ कोई खड़ा है, कोई आया और एक डाली उसकी काट के चला गया या तोड़ के चला गया तो ब्रेक डाउन हुआ। पेड़ सूखेगा, पानी नहीं मिलेगा या प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, तो डेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन हुआ तो उसकी रिपेयरिंग की भी आवश्यकता होगी। हम लोगों को चलते फिरते हैं, चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता तो रिपेयरिंग की आवश्यकता है। लेकिन पेड़ की भी अगर डाली कोई काट देता है तो कुछ समय के बाद उसमें भी रिपेयरिंग। सिंस दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट ऑलवेज मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड। इसीलिए ये भी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये भी मॉलिक्यूल्स
लिविंग बने। अब सेल के अंदर जो बड़ा होगा, सेल है तो सेल के अंदर से छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेलिज होती है। अब वो सेल ऑर्गेनेलिज किससे बनी है? या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो वो किससे बना है? हाँ, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। सिंपल सा। लिक्विड है तो लिक्विड किससे बना है? सॉलिड या लिक्विड कुछ भी होगा तो उसका सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या होगा? एटम से, मॉलिक्यूल से होगा। लेकिन लिविंग में हम सेल को ही मानते हैं क्योंकि उसके आगे उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट आर ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। लाइफ प्रोसेसेस केवल वही होती हैं जो बॉडी के मेंटेनेंस और डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। अगर लाइफ नहीं होगी तो जैसे ही किसी की लाइफ खत्म होती है उसके कुछ ही घंटों के बाद में शरीर से बदबू आने लगती है। जब तक इसमें लाइफ है तभी तक ये शरीर चल रहा है। जैसे इसकी लाइफ खत्म फिर ये सड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी सेल्स जितनी भी हैं वो सब सड़ना स्टार्ट हो जाती है। सड़ने लगेंगी तो बदबू आएगी और जो भी पोर्स हैं उनसे निकलेगी। ठीक है? तो जो डैमेज या ब्रेक डाउन होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए और उसके मेंटेनेंस को, उसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। जैसे न्यूट्रिशन, खाना अगर खाएंगे तो ही रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा 10 दिन 15 दिन चलते हैं मैक्सिमम। गांधी जी की तरह 21 दिन तक चल सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? रेस्पिरेशन, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? जीवित रह सकते हैं? बहुत ज्यादा अगर कोई कंट्रोल कर ले रहा है तो 2 मिनट, इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल बॉडी में अगर है, अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट बचेगा और जो वेस्ट बचेगा वो अगर बॉडी से बाहर एक्सपेल नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है, जहर बना देता है। और फिर धीरे धीरे एक सेल पहले जहाँ पे होगा वहाँ के आसपास की सेल सड़ना स्टार्ट होंगी और फिर धीरे धीरे जितनी भी उसके टच में सेल्स होंगी, क्योंकि एक सेल से नहीं, बॉडी लाखों करोड़ों सेल से बनी होती है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक खराब होगी, जैसे एक सेब सड़ जाता है तो अगर उसको टोकरी में रखा रहा या आलू रखा रहा तो उसके बगल वाले जितना है वो सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही ठीक है? ग्रोथ के लिए भी लाइफ प्रोसेसेस में आती है। ग्रोथ केवल उसी में होती है जिसमें लाइफ। फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। इन सब कामों के लिए जितने भी वर्क परफॉर्म करते हैं उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता। ठीक है? दिस एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड, जैसे एनर्जी मिलती है वही फूड होता है, फूड से ही हमको एनर्जी मिल पाती है। सिंस लाइफ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की के ऊपर पूरी लाइफ डिपेंड है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बेटा जितनी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं सब कार्बन से, जिस पे बैठे हो, जो कपड़े पहने हो, जो भी चीजें हमारे आसपास दिखाई देती हैं सब कार्बन से बनी। ठीक है? पानी नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है ये क्या होता है? ग्लूकोज की ही सबसे ज्यादा बॉडी को आवश्यकता होती है एनर्जी फॉर्म करने के लिए। तो ग्लूकोज में क्या है? कार्बन। ठीक है? तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो तो भी कार्बन है, प्रोटीन तो भी कार्बन है, फैट तो भी कार्बन है, मिनरल्स में भी कार्बन होता है, विटामिन्स में भी कार्बन, सब कार्बन। जितनी बॉडी को आवश्यकता है, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की, सब कार्बन से बने होते हैं।
बनते मॉलिक्यूल्स कार्बन से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस आर कार्बन बेस्ड, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा, केवल वाटर नहीं है, और जिसकी सबसे ज्यादा, इसीलिए लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द फूड्स आर कार्बन बेस्ड, सारे नहीं लिखे, ठीक है। ये कार्बन बेस्ड होते हैं और जिनकी सबसे ज्यादा बॉडी को आवश्यकता, ठीक है। फूड्स आर ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी, फूड्स जब हम खाते हैं उसके बाद बॉडी में जाकर के क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, कुछ एंजाइम्स बॉडी में रिलीज होते हैं, वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है, उससे वो सिंपल फॉर्म में टूट जाती है, ठीक है। जैसे हम क्या खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, सबसे मेन फूड यही है। सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, सब्जियों का राजा, बगैर रोटी के पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। लेकिन कहाँ पॉसिबल है, साउथ इंडिया में जाओ, रोटी देखने को नहीं मिलेगी वहाँ, सब कुछ चावल पे, रोटी या चावल में से एक चीज कंपल्सरी है उसके, ठीक है। और तो ऑप्शनल चीजें होती हैं, मेन यही है, नहीं दाल मिली तो सब्जी से काम चला लिया, ठीक है, लेकिन इसके बिना पॉसिबल नहीं। तो इन तीनों में क्या होता है, स्टार्च होता है, पता है ना सभी को, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लूकोज की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जब इस पे कोई भी केमिकल रिएक्ट करता है, एंजाइम रिएक्ट करता है, तो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट, जब ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो वो बॉडी एब्जॉर्ब करके सेल तक पहुंचाएगी, और वहां से सेल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वाटर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन, बताया। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस से क्या बनता है, केमिकल मेथड से मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन, और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन पॉसिबल कब है, जब ऑक्सीजन का यूज करेंगे। विदाउट ऑक्सीजन भी पॉसिबल है, ये नहीं कि विदाउट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एनर्जी, लेकिन बहुत कम मात्रा, ठीक है, केवल 1% मिलेगी, जितनी मिलती है 100%, उसकी 1-2% ही एनर्जी बगैर ऑक्सीजन के। इन सेल्स वेरियस केमिकल रिएक्शंस क्रिएट यूजलेस एंड हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स। जब कोई ना कोई बॉडी में रिएक्शंस होती है या कहीं भी रिएक्शंस होती है तो कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो केमिकल्स से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी यूज नहीं, आवश्यकता नहीं है, एक्सेस प्रोडक्ट, उनको बाई प्रोडक्ट, वेस्ट मटीरियल बाई प्रोडक्ट बनते हैं। द रिमूवल ऑफ सच प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से इन प्रोडक्ट का बाहर निकलना क्या होता है, ये भी कंपल्सरी है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे। टॉक्सिन्स हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और ये धीरे धीरे बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको खत्म कर देंगे, ये सेल्स डेड होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। In unicellular organism the entire surface contact with environment। यूनिसेलुलर अभी बताया था, अमीबा होता है, उसका चूंकि एक ही सेल का बना है तो उसका इंटायर सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। हमारी कोई एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, बाहर स्किन की सेल्स आ सकती है डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, उसकी कोई सेल
एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ सकती है? नहीं आ सकती। वो तो तभी पॉसिबल है जब उसको हम निकाल के बाहर रखें, ठीक है। लेकिन जब जो एक ही सेल से बना है तो उसकी पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, ठीक है। सो नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर नीडेड, इसीलिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। जब एक ही सेल है उसी की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं। जब उसी सेल के अंदर डाइजेशन हुआ तो एब्जॉर्ब कर ली, दूसरी किसी सेल को देने नहीं है, तो वहां से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता है। गेहूं तुम्हारे घर में 1 कुंटल हो गया और जरूरत 1 ही कुंटल की है, तो क्या करो? कहीं दूसरी जगह बेचने की, लाने की या खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। जब जो हुआ सो तुम्हारे घर में हुआ और उतनी ही आवश्यकता है, तो ना तो खरीदने की जरूरत है बाहर से, ना बेचने की, तो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ही नहीं, यूज हो जाएगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट। अभी बताया मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सारी सेल्स एनवायरनमेंट की कांटेक्ट में नहीं आ सकती, इंटरनल ऑर्गन्स की। सो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उससे सभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी की होती है, वो क्या करती है? सारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। अब अगर वो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो अदर सेल्स तक कैसे पहुँचेगा? केवल स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स है उन्हीं को मिलेगा, वो तो आराम से खा पी के फिट, बाकी का क्या होगा? नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफिक सिस्टम की आवश्यकता होती है। दैट्स व्हाई दे हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म दैट फंक्शन। इसीलिए उनके लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका एक स्पेशल पार्टिकुलर फंक्शन सभी का, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो इज नीडेड टू कैरी फूड, ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या होता है? जहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ फूड, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए, वहाँ से उनको ले करके सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑक्सीजन ब्लड में पहुँच गई, तो अगर ब्लड सभी जगह थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन नहीं पहुँचाएगा सभी सेल्स को, तो सबको प्रॉपर नहीं मिलेगी। जिस सेल को नहीं मिलेगी, सेल को आवश्यकता सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होती है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन में ग्लूकोज, दोनों चीज़ें पहुंचना जरूरी है हर सेल तक। अगर नहीं पहुंचेगी तो वो सेल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और वो क्या होगा? डेड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाना जरूरी है। नहीं पहुंचेंगे तो जहाँ पे वो रहेंगे वहाँ पे टॉक्सिन्स बन जाएंगे,